हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने कस्टर क्लासेस में। मैं आपका टीचर रियाजुद्दीन। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो आप लोग का ये चैप्टर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसके बारे में हम लोग आज कुछ जानते हैं। चलिए, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको एक वर्ड आया होगा कार्बन। ये कार्बन है क्या चीज़? कार्बन एक एलिमेंट है। ऐसे तो आपने बहुत से एलिमेंट का नाम सुना ही होगा, बहुत से एलिमेंट है, उसमें एक एलिमेंट है कार्बन। तो ये कार्बन का ही क्यों दिया गया क्वेश्चन में, कार्बन एंड कंपाउंड क्यों दिया गया है? तो ये कार्बन जो है बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और ये बहुत वास्ट कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। इसीलिए ये हमारे चैप्टर में इसको एक अलग से इसका हम क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वास्ट कंपाउंड फॉर्म करता है और जिस कंपाउंड में कार्बन हो, साथ में हाइड्रोजन हो और भी अदर एलिमेंट हो जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मिल करके कभी कभी कंपाउंड फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब आप एक बात जानिए कि देखिए, ये चैप्टर आपके क्लास 10th में है, आपके लिए सिर्फ एक कार्बन एंड कंपाउंड एक चैप्टर बन गया है। जैसे आप स्टैंडर्ड आपका बढ़ जाएगा, आप 11th में आइएगा, तो आपको ये एक नया, इस केमिस्ट्री को एक नया पार्ट बना दिया जाएगा, वो बन जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर। चलिए, खैर बात ये है कि कार्बन एंड कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कार्बन के बारे में कुछ कुछ बातें जानते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? ये कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट, कई रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे शरीर में 70% जो हम लोग बने होते हैं वो कार्बन के ही बने होते हैं। ये बात समझिए, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि कार्बन को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, कार्बन इस तरीके से रिप्रेजेंट, कार्बन का सिंबल C है, ऊपर लिखते हैं इसका मास नंबर और नीचे लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर। बढ़िया से पहले फील लीजिए, समझिए होता क्या है। मैं एकदम बेस से बताऊंगा। जिस बच्चे का बेस एकदम ही कमजोर है, जिसने 9th भी नहीं पढ़ा है, वो डायरेक्ट 10th में देख रहा है, मैं उसके लिए उसके रिस्पेक्ट से ही बताऊंगा कि वो समझ जाए ये कार्बन कंपाउंड के बारे में। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो आप अगर 9th नहीं पढ़े हो तो आपको यहाँ भी दिक्कत हो जाएगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, जो बच्चे 9th नहीं पढ़े हैं वो भी नहीं घबराएं। मैं एकदम बेस से बताऊंगा और हर वो छोटी छोटी पॉइंट बताऊंगा जिसका यूज होता है, चाहे वो आप 9th में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन मैं यहाँ बताऊंगा, इसलिए आप लगे रहिए हमारे साथ। चलिए, इसलिए हम करते हैं इनिशियल किसी भी कार्बन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या कार्बन का किसी भी एलिमेंट को। तो आपको सबसे पहले मैं बेस होता हूँ, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप उसका सिंबल लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर में लिखिए मास नंबर और नीचे में लिखिए एटॉमिक नंबर। देखिए, ये दोनों चीज मैं समझाऊंगा, A और Z। ये Z है, ये Z है, मैं ऐसे लिखता हूँ, हाँ समझ जाइए आप लोग। ओके, ऊपर जो है वो है A, ये है मास नंबर, और नीचे है Z, ये है एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है, सोचने की बात है। चलिए, अब ये A क्या है और ये Z क्या है और ये X क्या है? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका। X उस एलिमेंट का सिंबल है, A उसका मास नंबर है, Z उसका एटॉमिक नंबर है। ओके, चलिए, जब ये बात जान गए हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि X क्या है और A और Z क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ जाते हैं। ओके, मैं समझा दूं, समझ गए होंगे आप लोग? नहीं है तो एक बार बैठ कीजिए, इसे भी रहने देते हैं, आप समझ जाइए, ऐसे समझा देते हैं, सही आप लोग समझिएगा कि वो क्या है। चलिए, तो मैंने यहाँ एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। ये था A और ये था आपका Z। A क्या होता है? A को कहते हैं मास नंबर, A को कहते हैं मास नंबर, और Z को कहते हैं एटॉमिक नंबर, Z को कहते हैं एटॉमिक नंबर। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, A और Z। A है हमारा मास नंबर, Z है हमारा एटॉमिक नंबर। अब A मास नंबर क्या है? क्या है मास नंबर? देखिए, आप 9th में आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। नहीं पढ़ेंगे तो किसी दिन हम लोग उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। चलिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी एटम जो बना होता है और वो बीच में न्यूक्लियस होता है। इन शॉर्ट, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है
और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। बस इतना आप समझ जाइए, बाकी हम लोग वहां पर डिटेल में देखेंगे। ओके, कोई भी एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है अलग अलग ऑर्बिट में, अलग अलग पाथ में, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं या उसे हम शेल कहते हैं। चलिए, तो ये जो मास नंबर है ए जो है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या है? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए, आप बोलिए कि भाई मैं ये कार्बन एंड कंपाउंड में क्यों बता रहा हूँ? मैं कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ जिसके यहाँ रिक्वायरमेंट होगा इसमें, वो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो और फील आप ले ले बढ़िया से। ठीक है, तो A इज इक्वल टू P प्लस N, वेयर P इज प्रोटॉन और N इज न्यूट्रॉन। और Z जो होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ, ऐसे लिख देते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी भी एटम में जो एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर। अगर आप बोलिए क्या मैं इलेक्ट्रॉन बोलूंगा गलत है? नहीं, आप तब भी आप सही हो, गलत नहीं हो। लेकिन जो तरीका हम बोलेंगे Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी न्यूक्लियस, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन का जो नंबर है, उसी नंबर को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। और अभी जो मॉडर्न हमारा पीरियोडिक टेबल है, जो एलिमेंट अरेंज है उसमें, वो एटॉमिक नंबर के बेस पर वो अरेंजमेंट है, इसलिए आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ जाएगा। तो आप 20 तक का तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, खैर अब हम आते हैं अपने बात पर कि A इक्वल टू P प्लस N और Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हम अगर हमारे पास किसी, देखिए N हो गया न्यूट्रॉन, N हो गया न्यूट्रॉन है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं बताऊंगा क्यों बता रहा हूँ चीज। ठीक है, चलिए, तो अब इसको मैं बता दूं, इसको याद रखिएगा, ये मैं जो बताया हूँ छोटी छोटी चीज को आप याद रखिएगा। चलिए, अब मैं आता हूँ अपने कार्बन पर। तो कार्बन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा था हमारे बॉडी का भी 70% पार्ट होगा वो कार्बन का ही बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए, अब ये जो है कैसे पाया जाता है, ये नेचर में किस तरह से मिलता है? तो ये देखिए, ये दो तरीके से मिलता है। ये एक तो ये फ्री स्टेट में भी मिलता है और एक ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है। तो हम फ्री स्टेट की बात कर रहे हैं, कंबाइंड स्टेट में जैसे कार्बोनेट के फॉर्म में मिलता है, ये सब बात करेंगे धीरे धीरे, अभी इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है अभी कि वो फ्री स्टेट में किस तरीके से वो मिलता है कार्बन। फ्री स्टेट में जो कार्बन मिलता है वो पहले यहाँ पर आते बात करते हैं। चलिए, तो कार्बन जो है, ये है 12 और ये है 6, ये है मास नंबर और ये है एटॉमिक नंबर। इससे पता चलता है कार्बन में जो प्रोटॉन है वो है 6 प्रोटॉन। जो नीचे में जो दिया है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन हम बोल देंगे इसमें 6 प्रोटॉन है। और इनिशियल में किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इसमें प्रोटॉन 6 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6। देखिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, पहली बार मैं लिख दे रहा हूँ, बार बार मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लिखूंगा, इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरीके से आप समझ जाइए कि मैं इलेक्ट्रॉन बताना चाह रहा हूँ। ओके, इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 6, क्योंकि मैंने अभी कहा इनिशियल में जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी कोई रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है उस रिएक्शन में, आप लोग पढ़े होंगे पहले चैप्टर में। तो खैर, अब आते हैं यहाँ बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसकी बात करते हैं। इसमें कार्बन में तो मास नंबर कितना दिया है? ये है मास नंबर, ऊपर में मास नंबर लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं। मास नंबर आपका दिया है 12, कितना दिया है? 12। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। देखिए, प्रोटॉन दिया है 6, तो यानी कि यहाँ लिख देंगे 6। मास नंबर दिया है 12 और यहाँ से हम इसका न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 6, n बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से आप न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक वर्ड आता है आइसोटोप्स। क्या आता है? आइसोटोप्स। चलिए, इसे मैं मिटा रहा हूँ, नोट कर लेंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर लेंगे।
आइसोटोप्स होता है। ये आइसोटोप्स क्या है, क्या है आइसोटोप्स, हम लोग जानेंगे आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, देखिए जब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे तो कार्बन के हर चीज के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है कार्बन का, ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब अभी जाएंगे वन बाय वन। अभी इनिशियल कुछ कुछ बातें बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, बाद में जिस तरह से होगा वो मैं बताता चला जाऊंगा। ठीक है, आइसोटोप्स कार्बन का कई आइसोटोप में फॉर्म करता है, आप पहले समझ जाइए इस तरह से। लेकिन दो स्टेबल आइसोटोप पाया जाता है, एक है कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 13। कुछ ट्रेसेस अमाउंट ऑफ जो होता है वो कार्बन 14 भी पाया जाता है, और भी पाया जाता है कई, लेकिन मैं अभी आप जो बुक में देखेंगे वो ज्यादातर आपको ये मिलेगा, और कुछ ट्रेसेस में कार्बन 14 भी होता है। ये मास नंबर है, यहाँ इसका भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। बोलिएगा सर ये आइसोटोप होता क्या है, अब आपके दिमाग में आया कि आइसोटोप होता क्या है, तो समझिए कि आइसोटोप होता क्या है। आइसोटोप जो है सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट का एटम, तो एटम ऑफ आइसोटोप्स के बारे में लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number but different mass number। आप समझिए ये जो आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप का एक ही एलिमेंट, जैसे कार्बन की मैं बात कर रहा हूं तो कार्बन का ही अलग अलग एटम है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन सबका मास नंबर अलग अलग है। मास नंबर मतलब सबका न्यूट्रॉन अलग अलग है, क्योंकि मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को कहते हैं, इसीलिए सबका न्यूट्रॉन अलग अलग है। जब न्यूट्रॉन अलग अलग होगा तो मास नंबर भी अलग अलग हो जाएगा। नहीं, चलिए, तो यानी कि सबका क्या दिख रहा मैंने, एटॉमिक नंबर सबका बराबर है। तो आइसोटोप कहते हैं एक ही एलिमेंट का अलग अलग एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, और मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से वैरी करता है, इसीलिए ये सब का न्यूट्रॉन अलग अलग होगा। ओके, यही है हमारा आइसोटोप। और इसी तरह कार्बन कई आइसोटोप में पाया जाता है। जो हमारे पास जो पाया जाता है, ये लमसम जो है ये 98.9% के अप्रॉक्स पाया जाता है। कार्बन 3 जो है ये 1.1% के अप्रॉक्स पाया जाता है, और ट्रेसेस ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन 14 भी है, और भी बहुत तरह से है। ठीक है ना, आप ये जान जाइए कि ये जो है इस कार्बन की बात करते हैं तो बहुत अर्थ क्रस्ट में अगर करेंगे तो बहुत कम पाया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 0.02% के लमसम पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ये कार्बन। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, तो आप समझ में आ गया, इसे आप नोट कर लिए एक बार। ठीक है, यानी कि आइसोटोप्स जो होता है कार्बन का 3 होगा, और ये दोनों जो होता है स्टेबल फॉर्म में पाया जाता है, और ये जो है वो रेडियो एक्टिव है। ये जो कार्बन पाया था ना कार्बन 14, ये रेडियो एक्टिव है। जो हमारे केमिस्ट्री में जिसको स्टैंडर्ड मानते हैं, जहां सारा खेल होता है, वो ये है कार्बन 12 है, हम इसी को लेकर चलेंगे और इसको एक स्टैंडर्ड माना जाता है, सारी चीजें यहीं से देखी जाती है। चलिए हम कार्बन 12 की ही बात करेंगे, बता दूं। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन का जब मैंने आइसोटोप्स की बात किया तो मैं एलोट्रॉप्स की बात कर लेता हूं। देखिए एलोट्रॉप, एक वर्ड आता है एलोट्रॉप, एलोट्रॉपी बोलेंगे, एलोट्रॉप बोलते हैं। एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप जो होता है कोई भी चीज जैसे कोई भी हो, वो उसका फिजिकल स्टेट एक से ज्यादा फॉर्म में रहे उसे कहते हैं एलोट्रॉप। एक ही चीज है लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में अगर हो उसे एलोट्रॉप कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे कि मैं बात करता हूँ कार्बन का, तो कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में रहता है, जिस नेचर में एक से ज्यादा फॉर्म में रहता है। ठीक है, एक से फॉर्म में रहता है, उसे हम कहते हैं आपके एलोट्रॉप कहते हैं। चलिए अब हम फॉर्म की बात करते हैं, तो वो किस किस फॉर्म में पाया जाता है एलोट्रॉप में। देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है आपके क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का फॉर्म पाया जाता है। एक होता है आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म, देखिए एक पाया जाता है क्रिस्टलाइन और दूसरा पाया जाता है एमॉर्फस, जैसे नॉन क्रिस्टलाइन कहते हैं एमॉर्फस। ये दो फॉर्म एमॉर्फस, ठीक है, ये आपका दो इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। या तो क्रिस्टलाइन में रहेगा
ये आपके एमॉर्फस में रहेगा। क्रिस्टलाइन की बात करते हैं, एमॉर्फस तो आपको छोड़िए, ऐसे मतलब सब मिला के बहुत हो गए, लेकिन हम कुछ की बात करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए क्या क्या है। क्रिस्टलाइन की बात करते हैं पहले, इसे हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं, इसे हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम आते हैं क्रिस्टलाइन में। तो क्रिस्टलाइन में होता है, जैसे आप बात कर लीजिए डायमंड, डायमंड जो होता है आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। जैसे आप बात कर लीजिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी जो है वो भी आपके कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। आप और भी एक और अभी रिसेंटली खोजा गया वो है बकमिंस्टर फ्लूरीन, बकमिंस्टर फ्लूरीन, ये है ना फ्लूरीन। ये सब जो है आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में। अगर आप एमॉर्फस की बात कीजिएगा तो एमॉर्फस में भी आपको कई तरह के मिलेंगे, जैसे कि आप बात कर लीजिए कोल है, चारकोल है ना, कोक मैटर, ये बहुत तरह के आपको पाए जाएंगे जो आपके क्या कहते हैं ये एमॉर्फस में होगा। तो आप लोग वाकई चीज से पढ़े होंगे, बच्चे बहुत क्लास 7 8 में आता रहता है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फ्लूरीन है, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप है। मतलब कार्बन एक से ज्यादा फॉर्म में दिखता है वो, यानी फिजिकल स्टेट सबका मतलब अलग अलग होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा, ठीक है। यानी कि कार्बन जो है एक से ज्यादा फॉर्म में मिल रहा है, इसका सब अलग अलग नहीं होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सबका सेम होगा। क्या डिफरेंस होगा, इसका फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। ये सब अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बात करेंगे, जैसे कार्बन का बिहेवियर है सबकी बिहेवियर होगी, तो उसमें एक ही चीज है, ये अलग अलग रूप में है। नेचर में हमारे सामने जो है वो अलग अलग रूप में दिख रहा है, जैसे कोई दिख रहा है डायमंड के फॉर्म में, कोई दिख रहा है ग्रेफाइट के फॉर्म में, कोई दिख रहा है बकमिंस्टर फ्लूरीन के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये फॉर्म अलग अलग है, लेकिन चीज एक ही है। जब चीज एक ही है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा। समझ गया, वेरी गुड। अब देखिए डायमंड क्या है, डायमंड आप जानते ही हैं, डायमंड में क्या फर्क पड़ता है। ये सारे एक्चुअली में क्या है कि ये कार्बन जो है इसका आपस में अरेंजमेंट होने के कारण ये सारा सेट प्रोडक्ट बनता है चीज। जैसे हम बात करते हैं डायमंड का, तो डायमंड में क्या होता है कि हर कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है। अब ये क्यों अटैच होता है, कैसे बॉन्डिंग बनाता है, इसके बारे में हम लोग आएंगे और इस पर धीरे धीरे बात करेंगे। पहले आप थोड़ा फील लीजिए, डायमंड के बारे में जानिए, ग्रेफाइट के बारे में जानिए, फिर हम बताएंगे आपको कि ये क्यों अटैच हो रहा है, क्या जरूरत पड़ा इसको अटैच होने का, ये सब हम बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अभी तक हम तो सिर्फ एक थ्योरी बता रहे हैं, सारी बातें बता रहे हैं। अब धीरे धीरे आप वीडियो में आइएगा, लास्ट में आपको इंटरेस्टिंग पार्ट मिलता चला जाएगा। ओके, चलिए अभी तो मैं कुछ बात था, थ्योरेटिकल बात था कार्बन के बारे में, मैं बता दिया भाई। ऐसे आप बुक में खोलिएगा, आपको मिल जाएगा कहीं पर भी, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए थोड़ी सी बात बताते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड में क्या होता है, हर कार्बन अलग अलग 4 कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हर कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच होगा, 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच होगा। और सॉरी कार्बन यहाँ लिखते, सॉरी यहाँ लिखते अटैच विद 4 डिफरेंट कार्बन, अटैच विद 4 डिफरेंट कार्बन, ये डिफरेंट है, ठीक है ना, हाँ समझ जाइए, मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है। ये कार्बन जिसका एक कार्बन अलग अलग 4 कार्बन से अटैच होगा। ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में क्या होता है, इसका कार्बन जो होगा अटैच विद 3 डिफरेंट कार्बन, 3 डिफरेंट कार्बन, ठीक है। और ये आपके हेक्सागोन में होता है, यानी एपीएन बाई कई लेयर पे बनता है आपको ग्रेफाइट। इसलिए डायमंड का जो 4 अलग अलग है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही रिजिड हो जाता है, ठीक है। रिजिड होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, चलिए अब बकमिंस्टर फ्लूरीन क्या है, ये जो है एक्चुअली में ये एक फुटबॉल के शेप का बन जाता है। इसमें 2 तरह का पाया था, इसमें रिंग पाया था कार्बन का। इसमें बकमिंस्टर फ्लूरीन जो होता है इसमें 2 रिंग होता है, एक रिंग होता है हेक्सागोनल यानी 6 रिंग का होता है कार्बन, 6 रिंग कार्बन, 2 तरह के रिंग होते हैं, 6 रिंग कार्बन, 6 रिंग कार्बन मतलब ऐसा होगा, देखिए ऐसा, ये होगा, ये और ये, इस तरह हर ये जो है वर्टेक्स अपने आप में एक कार्बन होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा 5 रिंग कार्बन, 5 रिंग कार्बन, 5 रिंग कार्बन, फिर कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, 2 तरह का पाया जाता है। यानी कि ये जो बकमिंस्टर फ्लूरीन होता है
ये दो रिंग से मिल करके बनता है और एक फुटबॉल का शेप बन जाता है। अगर आप फुटबॉल दिखेगा तो ऐसा ही फुटबॉल का बनता है, दो पार्ट जो होते हैं ना वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इस तरह से करते वो एक फुटबॉल का शक्ल बना लेते हैं। तो देखिए ये ऐसा ही होगा, यानी कि एक 6 रिंग कार्बन भी होगा और 5 रिंग कार्बन भी होगा। ये जो 6 रिंग कार्बन होगा ये 20 होगा, नंबर ऑफ 6 रिंग कार्बन 20 होगा, और ये जो होगा आपके 12 होगा। दो तरह का पाया जाएगा, 6 रिंग यानी कि 6 रिंग कार्बन का 20 होगा और 5 रिंग कार्बन का 12 होगा। और ये सब मिल करके, अभी मैं 3D तो है नहीं जो मैं आपको बता कर दिखा दूं, आप देख लेंगे एक फुटबॉल का शेप बना के वो तैयार हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये है बकमेस्टर फिल्म का, ये डायमंड और ग्रेफाइट का। डायमंड और ग्रेफाइट में आप बहुत पूछते हैं, क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि डिफरेंस बताइए डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है। देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको यही बता देता। डायमंड जो होता है, देखिए ये सब नॉन मेटल में आता है। अब मेटल नॉन मेटल आप पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ी है तो फिर किसी दिन आप वीडियो में देख लेंगे आप। चलिए नॉन मेटल, ये इसे नॉन मेटल में कार्बन, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो डायमंड जो है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब पुअर कंडक्टर मतलब होता है कि उस चीज से करंट पास नहीं करता है। ग्रेफाइट जो होता है ये एक्सेप्शन में आता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी इससे करंट पास कर जाता है। आप ग्रेफाइट आपने कहीं देखा है? कहीं देखा है? नहीं देखा है। चलिए मैं बता रहा हूँ कहाँ देखा। आपने देखा है, आपको याद नहीं है, आप पेंसिल देख लीजिए। पेंसिल में देखिएगा तो पेंसिल के जो ब्लैक वाले पार्ट है ना वो आपका ग्रेफाइट ही पाया जाता है, वो ग्रेफाइट है वो चीज, ठीक है ना। तो आप और ग्रेफाइट में जैसे कुछ चीजें लस्टर्स वगैरह है, तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको एक्सेप्शन कर देता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। ये कुछ आपके डिफरेंस है इसके इसका डेंसिटी की बात करेंगे तो इसकी डेंसिटी कुछ ज्यादा होती है, 3.5 ग्राम और क्या कहते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। और इसकी बात करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5 ग्राम के बराबर है। तो ज्यादा का ये नहीं है, मतलब समझ ऐसे ही सब आपको बुक मिलेगा, थ्योरी आप पढ़ लीजिए। मैं इसके बारे में पता नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया, उससे याद था मैं बोल दिया। चलिए खैर इसको मिटा देते हैं, आप नोट करना, नोट कर लीजिए, बुक में मिलता है डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस, उसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, तो सब कुछ वर्ड आया, और भी चाहेंगे तो लंबा बन सकता है, कुछ नहीं, मैंने एक आध एग्जाम्पल दे दिया, वो याद हो सकता है आप लोगों को, ठीक है ना। नहीं है तो एक बार बुक खोलिएगा, ये थ्योरी पार्ट है, देख लेंगे आप लोग। चलिए मैं समझा रहा हूँ। अब हम आते हैं, बात करते हैं, ये भी कह दिए। हाँ अब इम्पोर्टेंट बात है इसका ग्रेफाइट का, सॉरी इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। देखिए अब यहाँ से अब इसके बारे में आप जानेंगे। अब तक मैंने ऐसे बता दी सारी बातें, जो भी छोटे मोटे पॉइंट थे, जो भी पार्ट थ्योरेटिकल था वो मैंने डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, यानी प्रोटॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन भी 6, दोनों 6 6। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है वो होता है आपका क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पढ़े होंगे, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो बच्चे नहीं देख पढ़े वो जान जाएं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का सॉरी अलग, पानी एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा पानी पी लूं। चलिए हाँ, तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ जी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं, जानिए देखिए कैसे कहते हैं। अलग अलग ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का जो एलिमेंट है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कई शेल होता है, मैंने बताया था के शेल, जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आप देख लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैं सिंपल बताता हूँ, कोई भी एटम है, एटम में जो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है, अलग अलग पाथ में घूमता है, इसे हम कहते हैं ऑर्बिट। इसका नाम है के एल एम एन ओ पी क्यू, इसका नाम हो गया। ओके, तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो किस किस सेल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेप या डिफरेंट ऑर्बिट। लियो तो मैं, अरेंजमेंट ऑफ
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप देख लीजिए। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। ठीक है, डिफरेंट हुआ कर दिया मैंने, डिफरेंट ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक बात मैं बता दे रहा हूं आपको, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कितना बोलिए? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट कितना होता है बताइए? 2n²। कितना होता है? कितना होता है? 2n² होता है। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² होता है। ओके, अब n क्या होता है बताइए? n होता है नंबर ऑफ व्हाट ऑर्बिट। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो अब ऑर्बिट, जैसे मैं बात करता हूँ के शेल की, इसको ध्यान दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा ध्यान से खेलेंगे हम लोग। के शेल, जब हम के शेल की बात करते हैं, पहला नंबर ऑर्बिट 1, n = 1। अगर हम के शेल की बात कर रहे हैं तो पहला ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 × n²। n कितना है? n है 1। 2 × 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 × 1 = 2। ओके, दूसरी एक बात करते हैं, n मतलब हम n = 2, दूसरी ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, n = 2, इसका कितना हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 × 4 = 8। तीसरा n = 3, मतलब हम n की बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 = 18 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप करते चल जाइएगा। ओके, तो खैर मैंने इतना बता दिया, इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ जाइए कि पहला अगर शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 एंड सो ऑन। तो ये सारी बातें हम लोग ने कर दिया। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, के में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, के के बाद आता है एल में रहेगा 4। जैसे मैंने कहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट। और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहले ऑर्बिट में 2n² होता है। तो पहले ऑर्बिट में 2 होगा, दूसरे ऑर्बिट में 8 मैक्सिमम है, कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। तो k का मैक्सिमम 2 था, तो यहाँ पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन भी 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो 6 में से आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन हमने 2 इलेक्ट्रॉन के में रख दिया। अभी भी मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उस 4 इलेक्ट्रॉन को अगले वाले ऑर्बिट में डाल देंगे। नेक्स्ट जो है एल शेल है, और एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन का जगह है, और हमारे पास अभी जो है वो सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इस पर 4 इलेक्ट्रॉन को रख दूंगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात आता है, इंपॉर्टेंट बात, समझिए क्या बात है। बात ये है कि क्या ये कंपाउंड फॉर्म क्यों कर रहा है, कंपाउंड फॉर्म करने की जरूरत क्या है, क्यों कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। चलिए, जितने भी आप बहुत से कंपाउंड देखते होंगे, बहुत सिर्फ कार्बन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपाउंड फॉर्म करता क्यों है। चलिए मैं इस पर थोड़ी बात करूंगा, फिर मैं वापस यहाँ लौटूंगा। चलिए, वो कंपाउंड फॉर्म क्यों करता है। कंपाउंड फॉर्म करने का रीजन यह है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है। आज के दौर में कोई नहीं चाहेगा कि हम स्टेबल हो जाए, हर कोई चाहता है कि स्टेबल हो। आप भी चाहते हो स्टेबल हो, हम भी चाहते हैं स्टेबल हो, हर लोग चाहता है कि स्टेबल हो। और स्टेबल होने की अलग अलग कंडीशन है। देखिए 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 देखिए, आप स्कूल जाते होगे, ध्यान सुनिए बात को। स्कूल जाते हो, क्या करते हो स्टेबिलिटी के लिए? दोस्ती बनाते हो, लोगों से दोस्ती किए और क्या किए, उसमें जितना ज्यादा हो गया उतने स्टेबल हो गए, है ना। तो यहाँ भी ये भी करेगा आपको स्टेबल। अब स्टेबल होने की कंडीशन क्या है? देखिए, स्टेबिलिटी का ये है, हम शॉर्ट हम अगर बात करेंगे, लॉजिकली भी बात करूंगा अगर, तो कहूंगा कि कोई भी इनर्ट नोवेल को अचीव करना चाहता है, इनर्ट गैस इनर्ट को अचीव करना चाहता है। अब इनर्ट क्या है? 18वां ग्रुप आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल का, अगर पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है
तो 18वां ग्रुप जो ग्रुप है वो सारे एलिमेंट इनर्ट है। इनर्ट मतलब वो स्टेबल है पहले से ही, अब उसे किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप समझिए, जो कमजोर है उसको ही तो जरूरत होती है मजबूत होने के लिए, जो पहले से ही मजबूत है उसे किसकी जरूरत है भाई? तो जो लास्ट 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो पहले से ही स्टेबल है। जैसे लास्ट मैं वो दे रहा हूं 18वां ग्रुप हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। देखिए ये जो है 18th ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप है, ये 18th ग्रुप, इनर्ट ग्रुप जिसे कहते हैं 18th ग्रुप है ये, और ये स्टेबल है। तो कोई भी एटम ये आप इनर्ट अचीव करना चाहता है, इसकी तरह बनना चाहता है कि हम भी स्टेबल हो जाए। अब इसको बता रहा हूं, मैं समझाने के लिए कह दिया था, ठीक है, ज्यादा दिमाग को जोर मत दीजिएगा। चलिए, तो ये क्या है, ये भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाए, जैसे आप भी चाहते हो कि हम स्टेबल हो जाए। तो आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो, दोस्त बनाते हो, 3 4 5 दोस्त बना लिए, अब हो गए भाई, अब हम ताकतवर हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ये तो करते हो आप लोग भी। तो ये भी सोचता है कैसे बन जाए, तो ये भी अपने आप को स्टेबल होने के लिए कुछ ऐसा एटम खोजता है जो अनस्टेबल है, उसके साथ मिलकर ये भी बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबिलिटी के क्या कंडीशन है, देखिए स्टेबिलिटी को होने के लिए 2 रूल है, मैं यहां लिख देता हूं। स्टेबिलिटी होने के लिए 2 रूल है, स्टेबिलिटी का 2 रूल है। कौन कौन सा रूल है? एक है डुप्लेट रूल, दूसरा है ऑक्टेट रूल। देखिए अब ये समझिए, अब स्टेबल होगा ये पता कैसे चलेगा, किस तरीके से स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए रूल दिया गया, 2 रूल है, एक रूल है डुप्लेट रूल और एक रूल है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है? डुप्लेट रूल कहता है अगर कोई भी एटम जिसके पास एक ही ऑर्बिट है, वन एंड ओनली वन ऑर्बिट, इट मीन दैट के शेल, अगर मैं कह रहा हूं कि वन एंड ओनली वन ऑर्बिट, इट मीन दैट मैं के शेल की बात कर रहा हूं, नहीं। चलिए, तो अगर कोई भी एटम के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है और वो के शेल है, तो उस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन, तब वो स्टेबल होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू द डुप्लेट रूल, इफ एनी एटम हैव वन एंड ओनली वन ऑर्बिट, it means that orbit must contain exactly 2 electron to become the stable. Okay, चलिए मैं लिख देता हूं, नोट कर लीजिएगा। if लिख देता हूं, if in any atom there is only one orbit, मतलब वो के शेल होगा, के शेल, जब एक ही ऑर्बिट होगा तो वो के शेल होगा। शेल बोले या ऑर्बिट बोले, दोनों एक चीज ही होता है, आप समझ जाइएगा। तो इफ इन एनी एटम देयर इज ओनली वन ऑर्बिट, इट मीन दैट इट मस्ट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन to become stable. तो डुप्लेट रूल ने कहा कि अगर कोई भी एटम है और उसके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, तो वो ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द डुप्लेट रूल, इफ इन एनी एटम देयर इज वन एंड ओनली वन ऑर्बिट, there is one and only one orbit, then it must require 2 electron, exactly 2 electron to become the stable. ऑक्टेट ने क्या कहा? ऑक्टेट ने कहा अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट क्या करेंगे, नहीं, अब ऑक्टेट दे रहा, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट हो जाता है, ठीक, यहाँ पर ऑक्टेट का रूल है। ऑक्टेट कहता है इफ देयर इज 2 or more than 2 ऑर्बिट, इफ देयर इज 2 or more than 2 ऑर्बिट, 2 or more than 2 orbit, then it must require exactly 8 electron in the outermost orbit, exactly 8 electron in the outermost orbit. तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ देयर इज 2 or more than 2 ऑर्बिट, अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिट हो जाता है एक में,
जी, तो ऑक्टेट ने कहा कि देयर इज 2 और मोर देन 2 ऑर्बिट, अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिट है तब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट जो होगा, उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए। ये 2 बातें आप ध्यान रखिएगा। और मैं एक पॉइंट और कह रहा हूं, यहाँ 2 बातें चाहिए, बात हो गया, पहले मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए आप। नोट कर लिए क्या कह रहा है डुप्लेट ने कहा था कोई भी एटम में अगर एक ही ऑर्बिट है, मतलब के शेल की बात कर रहे हैं, तो उस ऑर्बिट को, उस एटम को स्टेबल होने के लिए उस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्टेट कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा ऑर्बिट हो जाए, 2 और मोर देन 2 ऑर्बिट, देन इन दैट केस क्या होगा कि उसके लास्ट ऑर्बिट में, जो सबसे लास्ट में जो ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही होना चाहिए। ओके, चलिए इसको मैं बता रहा हूं, नोट कर ले। अब यहां पर से स्टेबिलिटी आपके दिमाग में आ गया ना। अब यहां मैं 2 बातें और बोलूंगा, पहले आप सुन लीजिए। 2 बातें और समझाऊंगा, इसलिए मिटाता हूं, फिर मैं बाद में आऊंगा। अब यहाँ 2 बात और है, एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक है वैलेंसी। जो यहाँ बार बार कहेंगे टेट्रा वैलेंस की बात होगी कार्बन की, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी समझ जाइए। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी दोनों के आपको मैं एक भी बार लिख रहा हूं, दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को एक में समझ जाइएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे जो लास्ट ऑर्बिट होगा किसी भी एटम का, उस ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वही कहलाता है आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द क्या है, व्हाट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, शेल बोलिए या ऑर्बिट बोलिए, दोनों बात एक ही होगा, ठीक है ना। किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब बात है तो वैलेंसी क्या है, बताइए वैलेंसी क्या होता है। अभी मैंने स्टेबिलिटी का 2 रूल का, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, यहीं से वैलेंसी आएगा। वैलेंसी कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए, मजबूत होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, या वो ले भी सकता है और या वो दे भी सकता है, तो दैट रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसे ही हम कहते हैं वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू बिकम स्टेबल। अब रिक्वायर्ड की मैं बात कर रहा हूं तो लेना भी हो सकता है और देना भी हो सकता है। मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, टू बिकम स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबल होने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वही उसका वैलेंसी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल समझता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे सोडियम की बात करूं, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना है? 11 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन का जगह है। इसके पास 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। तो आउट ऑफ 11, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमने के शेल में रख दिया। अभी भी इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है। अब एल में 8 इलेक्ट्रॉन का ही स्पेस था, तो 8 को भी मैंने फुलफिल कर दिया। अब इसके पास बचा 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने एम में रख दिया। अब देखिए अब क्या है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यही इसका क्या कहलाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको स्टेबिलिटी के लिए इसके पास 2 कंडीशन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। देखिए समझिए, अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसके पास ऑलरेडी ये हट जाएगा। दिस इज द पाथ। ऑर्बिट क्या? ऑर्बिट कुछ नहीं है, स्पेस है, हवा कुछ नहीं है। जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तब तक उसे हम बोलेंगे पाथ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना खत्म, पाथ खत्म हो गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना किसी को इसने दे दिया तो ये पाथ खत्म हो गया। अब इसका ऑटोमोस्ट ऑर्बिट ये रह जाएगा, ये एल, और यहाँ पर ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी अब वो स्टेबल हो जाएगा। इसके मतलब इसके पास 2 कंडीशन है, या तो वो 1 किसी को दे दे या वो 7 किसी से ले ले। 7 लेना ज्यादा है, नहीं हो पाएगा।
ये एक देना इसके लिए ज्यादा आसान है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये K में 2 और L में 8 हो जाएगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को इसने दे दिया। इसी अगर किसी को दिया तो कोई लेने वाला चाहिए। अब देखिए मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, कितना होता है 17। तो इसके पास जो होगा कॉन्फ़िगरेशन K में रहेगा 2, L में 8 और M में 7, ठीक है ना। K में 2, L में 8, M में 7। अब इसके पास ऑटोमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी दो कंडीशन है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। जो काम कम में होगा वही काम करेगा ये। इसके पास एक देना ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू 7 लेना। इसके पास एक लेना 1 लेना ज्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 7 देना। तो ये कम दोनों जो कम मिनिमम होता है वही काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये एक ले लेगा। अब ये एक दिया तो ये एक ले लेगा, लीजिए एक ले लिया। अब ये K में हो जाएगा 2, L में 8, M में 8। देखिए समझ जाइए बात को। K में 2, L में 8 और M 7 था। एक किसी ने दिया, किसने दिया, मान लो सोडियम ने दिया। अब ये ले लिया, एक 8 हो गया। अब ये हो गया स्टेबल और ये भी दोनों ही का दोनों स्टेबल हो गया। इसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसके भी आउटरमोस्ट में। अब ये स्टेबल कैसे हुआ, एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हुआ, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। समझिए बात को। देखिए इसके आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि जो भी आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है 1, क्योंकि आउटरमोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंसी क्या है, कितना इलेक्ट्रॉन ले करके या दे करके स्टेबल हो रहा है। ये दे करके स्टेबल हो रहा है, कितना, 1, इसकी वैलेंसी भी है 1। ऐसे समझिए आप। अब हम बात करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन जो होता है इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो रहा है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। वैलेंसी क्या हुआ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिक्वायर्ड है, चाहे वो ले चाहे वो दे स्टेबिलिटी के लिए, दैट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ये है वैलेंसी। तो दोनों की वैलेंसी 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, इसका 1 इसका 7, वैलेंसी दोनों का सेम है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हुआ। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाए या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल हो जाए, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एटम। ठीक है ना, एलिमेंट। ओके, क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड, अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर से रिक्वायरमेंट बना, ये लेन देन करेगा तो किसी को तो देगा, ऐसे ही यहाँ पर उसकी दोस्ती होगी। तो अब इस दोनों में दोस्ती हो जाएगी, ये Na और Cl मिल जाएगा। इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसीलिए Na प्लस हो गया, इसने लिया एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया इसलिए Cl माइनस हो गया। अब दोनों कंबाइन कर करके Na प्लस और Cl माइनस मिल करके ये कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, एक ने दिया एक ने लिया, इस तरह से क्या कर रहा है, ये कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। अब ये मैं लेन देन क्यों बता रहा हूँ, अब मैं लेन देन बता रहा हूँ कि मैं बताने वाला हूँ। देखिए एक का देना एक का लेना, कोई दे रहा है कोई ले रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्टेबल। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल हो जाए या दे करके स्टेबल हो जाए उसे कहते हैं हम वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, क्योंकि दोनों को, इसको एक दे करके स्टेबल हुआ और ये एक लेकर के स्टेबल हुआ। अब आते हैं मुद्दे पर आते हैं। चलिए मेरा तो ओके, वैलेंसी को ही खत्म करता हूँ, ये हो गया बात। अब सारी बात की एक बार, अब हम आते हैं कार्बन। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मैं आया। चलो कार्बन साथी, ओके। चलिए कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर, ओके, मैं लिख दिया। मतलब प्रोटॉन भी 6 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा, K में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, L में रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास स्टेबिलिटी के क्या कंडीशन है, पहले बताइए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। आउटरमोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। वैलेंसी क्या है, आप फंस गए। वैलेंसी की बात करके आप फंस गए हम लोग। वैलेंसी क्या होना चाहिए, देखिए 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 देखिए, अभी मैंने एक बात कहा था, जो सबसे कम में होगा वही करेगा, ले कि दे, बहुत टेंशन वाली बात हो गई भाई। इसके पास आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है। बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसकी वैलेंसी है 4, क्योंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो जाएगा, 4 ही इलेक्ट्रॉन है।
लास्ट में क्योंकि इसके पास 2 ऑर्बिट है, तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 है, 4 की कमी है। और अगर ये 4 किसी को दे देगा तो अकॉर्डिंग टू द डुप्लेट रूल अगर एक ही ऑर्बिट है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए अगर 4 देता है तब भी स्टेबल, और 4 लेता है तब भी स्टेबल। अब क्या करें? हमने कहा जो काम कम में होगा, ये दोनों काम बराबर है, दे कि ले, ये कंफ्यूज हो गया कि हम दें या ले। देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो देने के लिए इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन दे करके वो आपके जैसे कार्बन अगर ये 4 टन देगा तो कार्बन 4+ बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और लूज करने पर चार्ज होता है प्लस। समझिए जो दे रहा है दानी, देने वाला दानी दे रहा है, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, लेने वाला कसदार हमेशा नेगेटिव होता है। ये दे रहा है देने वाला दानी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन 4+ बन जाएगा, प्लस मतलब दानी दे रहा है, और 4 बन जाएगा क्योंकि 4 दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर सके, इतनी एनर्जी नहीं है। और सपोज दैट वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बन जाएगा C4-। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अब लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? कितना था? 6 था। 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। समझिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाए, प्रोटॉन तो आपका 6 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। और यहां पर तो 4 देना मुश्किल इसको हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? प्रोटॉन बहुत कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो इतना प्रोटॉन इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा इलेक्ट्रॉन को। अरे भाई इसको तो रोक ही तो रखना चाहिए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता रहेगा उससे, तो जो आपस और उसमें क्या इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आप रिपल्सन भी प्रोड्यूस होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने लगेगा। कार्बन में उतना ताकत नहीं रहेगा कि सबको बाइंड कर दे साथ में, इतना 6 कार्बन है, प्रोटॉन की मैं बात कर रहा हूँ, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को वो बाइंड करके नहीं रख पाएगा, ठीक है। इसलिए मुमकिन नहीं हो रहा कि वो 4 ले ले। तो ये दोनों फेलियर हो गया, ना 4 दे सकता है ना 4 ले सकता है, तो ये क्या करेगा? अब इस मुद्दे पर मैं एक बात फिर बताने वाला हूँ, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गया? अब ये क्या करेगा इस पर मैं एक बात कहूंगा, फिर मैं आऊंगा कि ये क्या करेगा। ओके चलिए यहां पर आते हैं कि बॉन्ड कैसे बनाए, क्या करे ये। ओके तो ये क्या करेगा, एक मिनट। तो ये क्या करेगा, ये कंफ्यूजन था हमारे पास, ये करे तो क्या करेगा। ठीक है, यहां से हम आएंगे बॉन्डिंग के बारे में। बॉन्ड जब भी 2 एटम आपस में जुड़ता है, जैसे मैंने अभी NaCl का मैंने एग्जांपल दिया था कि Na और Cl जुड़ गया तो एक बॉन्डिंग बनाया, एक रिलेशन है। बॉन्डिंग क्या है? 2 के बीच में रिलेशन है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दोनों को जोड़ के रखता है, ठीक है। जैसे आप भी बात कीजिए, घर की बात कीजिए, आप अपना समझ लीजिए कि आप भाई बहन, माँ बाप, है ना, एक रिलेशन है आपका, आपके फादर से रिलेशन होगा, मदर से रिलेशन होगा, है ना, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों के को जोड़ा हुआ है सबको आपस में एक दूसरे से। तो इसी तरह इसमें भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो जोड़ेगा। इसी जो बाइंडिंग कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जो जोड़ रहा है, इसे यहाँ बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। वही चीज अगर घर की बात कीजिएगा आप तो वो हो जाएगा क्या? रिलेशन हो जाएगा, है ना। अपना मोहब्बत है माँ बाप का, भाई बहन का, है ना, सबका अपना एक अलग होता है जो आपको जोड़े हुए रख रहा है उससे। इसी तरह यहाँ पर भी एटम आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखता है, और ये यहाँ पर कहता है बॉन्ड। तो बॉन्ड की बात आएंगे तो यहाँ बॉन्ड में हम जाएंगे, बॉन्ड को 3 भाग में बांटे, बेसिकली 2 ही है, हम 3 अगर देते हैं समझ में आएगा। एक होता है आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 3 तरह की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर यहां से हम आएंगे कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है। जैसे इससे पहले मैंने NaCl का एग्जांपल दिया था, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा ने इलेक्ट्रॉन लिया, अब जो दोनों में बॉन्डिंग हुआ वो बन गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। समझिए बात समझिए, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, अब दोनों में जो बॉन्डिंग हो गया वो कहला गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयन बन गया था। चार्ज जो बन करके उस पर आया उसे कहते हैं आयन।
जैसे मैंने कहा 4 इलेक्ट्रॉन दिया था, सॉरी सोडियम की बात थी, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया था। एग्जाम्पल याद कीजिए पीछे जो मैंने बताया अभी, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, उस पर 1 प्लस चार्ज हो गया, यानी वो जो चार्ज प्लस हो गया उसे कहते हैं आयन। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, उस पर 1 माइनस चार्ज हो गया, वो भी हो गया आयन। तो जिस पर प्लस चार्ज था वो कैट आयन, जिस पर वो माइनस चार्ज था वो एनायन। ये आप लोग जानते होंगे, मैंने फिर भी बोल दिया ताकि उस बच्चों के लिए जो बच्चे 9th नहीं पढ़ करके आए हैं, यहाँ पढ़ने आए, उसे दिक्कतें हो रही होंगी, इसलिए मैं हर वो चीज को बार बार बोलूंगा जो हो सकता है कुछ बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो वो भी उस बात को जान जाए। जो पढ़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जो नहीं पढ़े हैं वो आप ध्यान दें यहाँ पर, ओके। मैं उनके लिए कर रहा हूँ, खास कर फोकस दे रहा हूँ और हर वो छोटी छोटी चीजें को मैं बताऊंगा, ओके। नाउ वी कम टू द पॉइंट। पॉइंट क्या भाई, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। चलिए मैं 1 बाय 1 बोलूंगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयोनिक भी कहते हैं, ठीक है, और इसे कहते हैं को आयोनिक भी कहते हैं, दोनों चलेगा, को आयोनिक बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए आप कोऑर्डिनेट भी रखिए। कोवैलेंट भाई हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। चलिए होता क्या है, अभी मैंने आपको बताया सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया। जैसे आप स्कूल जाते हो, सपोज दैट क्या होता है, दोस्ती कैसे होती है भाई, किसी को पेन की जरूरत पड़ी आपने पेन दे दिया, कुछ की जरूरत पड़ी आपने कुछ और दे दिया, कॉपी दे दिया, बुक दे दिया, इससे आप दोनों के बीच में दोस्ती हो गया। तो ये जो दोस्ती कैसे हुई, बॉन्डिंग, दोस्ती क्या, दोस्ती बॉन्डिंग है, दोनों को जोड़ के रखा हुआ है, दोनों दोस्त को। ये कैसे रखा, आपने कुछ लिया, कुछ दे दिया दोस्त को, पेन लेकर के पेन दे दिया और आपसे गया उसके पास चला गया, तो ये ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया, एक जगह से जा करके दूसरे जगह चले जाना, इसे कहते हैं ट्रांसफर। अब उस पेज पर आपका हक नहीं है, आप ये नहीं बोलोगे भाई ये पेन मेरा भी है, पेन तुम्हारा भी है, हम भी लिखेंगे तुम भी लिखोगे, नहीं बोल सकते हो आप। आपने उसको दे दिया, भाई ले भाई तुझे मैंने दे दिया, अब उस तुमने दे दिया, वो लेकर के क्या कर रहा, उसका हो गया वो, अब आपका नहीं रहा, वो आपने उसको दे दिया। तो ट्रांसफर होने के कारण अब जो दोनों में दोस्ती हुई, जो बॉन्डिंग हुई, ऐसे बॉन्डिंग को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी बोलेंगे बॉन्ड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब बनेगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, अब देखिए कोवैलेंट बॉन्ड एग्जांपल में समझाया, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल सुना दिया। क्या होगा, आपने दोस्त क्या कहते हैं स्कूल में गए तो पेन दे दिया अपने दोस्त को, भाई ले जा भाई तू, तो इसमें दोनों में दोस्ती हुई और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बन गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ा फील लीजिए, समझिए फील को। आप जा रहे हो गर्मी, आप हो दोस्त के साथ जा रहे हो, कोई दो है नहीं जा रहे हो, अब आप लोगों को लगा प्यास, भाई प्यास लगी, भाई क्या करें, कोल्ड ड्रिंक पीने के मूड को, भाई कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो भाई दो बंदा है, एक बंदा ए एक बंदा बी, है ना। अब दोनों बंदा गया, अब इसे कोल्ड ड्रिंक पीना है, तो भाई बोला क्या करें, कोल्ड ड्रिंक वाले पास गया, भाई बोला कोल्ड ड्रिंक दो, कोल्ड ड्रिंक वाला बोला कि ये 80 रुपीज का है। अब ये क्या करेगा, इसके पास 40 था, इसके पास भी 40 था, भैया क्या करें, बोला ऐसा करो दोनों मिलके बांट करके हम लोग कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। 40 इसने दिया, 40 इसने दिया और इसने कोल्ड ड्रिंक को ले लिया। अब ये कोल्ड ड्रिंक 80 का था, दोनों मिलकर ले लिया। अब ये दोनों कोल्ड ड्रिंक दोनों का हुआ, यानी इसने 40-40 आपस में शेयर करके इसको ले लिया, बराबर बराबर का शेयर किया, जितना ये दिया उतना ये दिया, और यहाँ पर से दोनों में क्या हो गया, शेयरिंग हो गया, शेयरिंग हो गया, ठीक है। तो शेयरिंग होने के कारण अब जो इसमें दोस्ती हुई, अब जो बॉन्डिंग हुई, इसमें वैसे बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए इसमें क्या था कि ए ने अब बी को उठाकर अपना पेन दिया, ले जा भाई पेन, कुछ जबान दे दिया, जब इसने इसको उठाकर दे दिया, अब इस दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो बॉन्डिंग हो गई क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस केस में क्या हुआ, दोनों ने शेयर करके लिया। अब शेयर करके लेने के बाद अब इस पर दोनों का हक है, बराबर, हाँ बराबर हक है दोनों का। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए 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 चलिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, ड्यू टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के कारण जो बॉन्ड हुआ वो हो गया आपके कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट इस दोनों का मिक्सचर है, शेयरिंग एज वेल एज ट्रांसफर। यहां बोलेंगे शेयरिंग, शेयरिंग एज वेल एज ट्रांसफर, दोनों चीज हो रहा है। एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूं क्या हो रहा है, एग्जांपल समझ। ए बंदा था
और बी दो बंदा, अब ये दोनों जा रहा भाई, अब इसे कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड हुआ, एक बंदा और था सी, ठीक है ना, अब ये कोल्ड ड्रिंक पीने गया दुकान भाई, कोल्ड ड्रिंक वो 80 रुपीज का, इसके पास 40 रुपीज, इसके पास 40 रुपीज, इसके पास है ही बेचारा गरीब इंसान, कुछ था ही इसके पास। अब ये क्या करेगा, बोले भाई ऐसा करो हम लोग दोनों मिल करके शेयर करके कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, ले लिया इसने शेयर करके। बेचारा सी मुद्दा करा भाई हमें तो चाहिए कोल्ड ड्रिंक, पैसा ही नहीं है, बोले ऐसा कर भाई घबरा मत तुझे ही हम दे रहे हैं, तो इसने आपस में शेयर कर लिया और इसको दे दिया तू भी पी ले भाई, यानी इस कोल्ड ड्रिंक पर तीनों का हक था, इसलिए दोनों ने आपस में शेयर किया और प्लस बोला भाई तू भी आ जा, तू भी ले ले भाई, कभी इंसान बैठ मत ऐसा ले ले तू, तो ये नहीं ये दोनों भी लिया और इसको भी ले दिया। इस तरह इस तीनों में क्या हो गया, जो दोस्ती हुआ ना, ऐसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोआयोनिक बॉन्ड, समझ में आ गया ना, ये आपके तीनों बॉन्ड का एग्जाम्पल था। अभी मैंने बॉन्ड क्यों बताया, चलिए पहले से नोट कर लीजिए आप, बॉन्ड समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब मैं ये बात करूंगा, वीडियो को पॉज कर करके जो चीज मैंने लिखाया है इसे आप नोट कर सकती हैं, ओके। अब ये मैंने क्यों कहा, कार्बन क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, इसीलिए कहते हैं कार्बन का है टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब चार वैलेंसी है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 4 अलग अलग बॉन्डिंग बना सकता है। अब यहां पर से आया कार्बन कि अब यहां पर से बात करें, कार्बन ले लीजिए, कार्बन का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास है टेट्रा वैलेंसी है, ये 4 डिफरेंट एटम से कंबाइन हो सकता है। तो कार्बन ले लीजिए, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये 4 अलग अलग से शेयर करेगा, किसी और से, किसी डिफरेंट से, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई 4 अलग अलग से शेयर करता है। देखिए ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया। अब यहाँ पर कुछ भी होता है, ए बी सी डी मैं लिखती हूँ, ए बी सी डी, 4 डिफरेंट से शेयर कर सकता है, एक से भी शेयर कर सकता है, इस तरह से बनाएगा। और यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंस जो होती है ना, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं आपके कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट, जिसके 4 वैलेंस होते हैं ना, टेट्रावैलेंस भी कराता है, ये 4 अलग अलग एटम से करता है। इसी तरह देखिए अब यहाँ बात समझिएगा, यानी से हर हाल में 4 बॉन्ड पूरे करने होंगे, तो आप कार्बन को हर हाल में यहाँ से आप 4 बॉन्ड दीजिएगा, ओके। अब हम यहाँ से इसके बाद अब हमारा कार्बन का चैप्टर शुरू होगा। ये सारी बेसिक चीज मैंने आपको बता दिया, यहाँ के बाद से हमारा नेक्स्ट वीडियो शुरू होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कब हमारा मेन शुरू होगा, आप उस पर ध्यान देंगे, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, पार्ट 2। तब तक के लिए शुक्रिया।